कल हमने भारत छोड़ो आंदोलन का पहला पार्ट कवर कर लिया था। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। कल हमने रायपुर जिले में जो भी घटनाएं हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो वाला पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे बिलासपुर, दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन में की प्रतिक्रिया रियासतों में क्या हुई और कौन कौन सी महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। ये आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास जो है थोड़ी सी छोटी क्लास होगी, केवल हम भारत छोड़ो आंदोलन का ही पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि जो बाकी जितना पार्ट बचा है उसको मैं एक क्लास में करना चाह रहा हूं। इसी के लिए जो है वो क्लास जो है वो बड़ा रहेगा, आज का क्लास छोटा रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। 9 अगस्त 1942 को गांधी चौक में एक सभा का आयोजन हुआ। 9 अगस्त 1942 बिलासपुर में गांधी चौक में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में लगभग 15,000 की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रमुख नेता सभी गिरफ्तार थे, तो लोगों को ये नहीं पता था कि इस सभा का जो सभा हो रही है उसको संबोधित कौन करेगा। केवल इतना पता था कि सभा का आयोजन हुआ है। तो वहां पर सभी भीड़ इकट्ठा होती है। तब देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है हर नारायण वाजपेयी, वो चबूतरे के ऊपर खड़े होते हैं और हाथ में झंडा लिए रहते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को गांधी चौक में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 15,000 की भीड़ सम्मिलित हुई। इस सभा को संबोधित किया हर नारायण वाजपेयी ने, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला देखते हैं 15 अगस्त 1942 को। 15 अगस्त 1942 को एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में जो है स्वामी देवकी नंदन स्कूल की सभी छात्राएं भी शामिल थी। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सी स्कूल की छात्राएं शामिल हुई थी। स्वामी देवकी नंदन स्कूल की छात्राएं शामिल थी। जब ये जुलूस निकल रहा था और श्याम टॉकीज के पास पहुंचता है बिलासपुर में, तो पुलिस के द्वारा जो है जुलूस में लाठीचार्ज किया जाता है। और जुलूस में जब लाठीचार्ज होता है तो उसके बदले में, उसकी प्रतिक्रिया में जो जुलूस में लोग शामिल रहते हैं वो पुलिस में पथराव करने लग जाते हैं और उसके गुस्से में आकर जो है वहां पर जितनी भी टेलीफोन की तारें रहते हैं वो काटने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जुलूस में जो प्रमुख जिनका नाम आता है वो है कालीचरण तिवारी। तो कालीचरण तिवारी जो रहते हैं उनके द्वारा इस जुलूस को नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये जुलूस जब गांधी चौक में पहुंचता है तो इस सभा का भी आयोजन होता है, जिसमें कालीचरण तिवारी जो है सभा को संबोधित भी करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी ये 15 अगस्त को हो रहा है, उनको गिरफ्तार 16 अगस्त को किया जाता है, लेकिन कालीचरण तिवारी जो है यहाँ पर सभा को संबोधित भी करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पर सभा हो रही है इसको जो है शासन के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और गैर कानूनी सभा को क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एक अधिनियम लाए थे गैर कानूनी वाला, तो क्योंकि इनको गैर कानूनी घोषित करके कालीचरण को तब गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है, तो इनकी गिरफ्तारी 16 अगस्त को होती है। और कालीचरण के बाद जो है राजकिशोर वर्मा को जो है मुख्य रूप से इसका कार्यभार सौंप दिया जाता है कि आप बिलासपुर में राजकिशोर वर्मा जो है वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, बाकी सबकी अलग अलग समय में गिरफ्तारी होते रहती, क्योंकि पुलिस जो है कोई सभा करे या ना करे इस समय सबको गिरफ्तार कर रही थी। 22 अगस्त 1942 को जगोवा बाग नामक एक व्यक्ति जो रहते हैं वो बिलासपुर जिला कार्यालय के भवन में तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। ठीक है, 22 अगस्त 1942 को जगोवा बाग नाम के व्यक्ति जो है बिलासपुर के जिला कार्यालय भवन में जो है वो झंडा फहराते हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी समय बिलासपुर में कुछ छात्र जुलूस भी निकलता है जिसका नेतृत्व करते हैं वासुदेव देवरस। ये हमने सविनय आंदोलन में पढ़ा था इनका नाम, ये बिलासपुर में वानर सेना बनाए थे। तो यहाँ पर जो छात्र जुलूस निकलता है उसका नेतृत्व वासुदेव देवरस करते हैं। ये समय समय पर अलग अलग दिन निकलता रहता है, उसके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 अक्टूबर 1942 को गांधी जयंती रहती है और गांधी जयंती का एक जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस का नेतृत्व करने वाले लोग रहते हैं रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद विश्वनाथ और भुवन भास्कर सिंह। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो गांधी जयंती का जुलूस निकलता है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं? रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद विश्वनाथ और भुवन भास्कर सिंह। ये जो है यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जुलूस निकालते हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू रहती है।
इस समय जो है अन्य लोग और गिरफ्तार होते हैं। इसी जुलूस में नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से अन्य नेता भी गिरफ्तार होते हैं। वो कौन कौन है? यदुनंदन श्रीवास्तव, चिंतामन राव ओसवाल, ठीक है, कि इनको ओसलवार लिखा है, एक्चुअल में ओसलवार नाम है, बुक में ओसवाल मिलता है। चिंतामन राव ओसलवार, कहीं कहीं पे चिंतामणि लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल नाम है चिंतामन राव ओसलवार। राजकिशोर वर्मा, भानु प्रताप सिंह, ज्वाला प्रसाद मिश्र और रामचरण राव, ये लोग भी बिलासपुर में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और गिरफ्तारी होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मेन नेता थे कालीचरण, यदुनंदन श्रीवास्तव, चिंतामन राव, राजकिशोर वर्मा, भानु प्रताप सिंह, ज्वाला प्रसाद मिश्र और रामचरण राव। इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए, भले आप इनमें से किसी का नाम भूल जाए। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बिलासपुर के आसपास है, सिवरी नारायण जो है जांजगीर चांपा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी कुछ घटनाएं हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 15 अगस्त 1942 को एक जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस का नेतृत्व करते हैं कपिलनाथ शर्मा, और कपिलनाथ शर्मा जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं इस जुलूस को निकालने के कारण। तो जब ये कपिलनाथ शर्मा गिरफ्तार होते हैं तो उनसे जेल में मिलने के लिए जितने भी यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं नेता के, ये इनसे मिलने जेल में जाते हैं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी इनके बाद हुई है, ठीक है। तो कपिलनाथ शर्मा 15 अगस्त 1942 को जुलूस निकालते हैं, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर बिलासपुर से ये नेता इनसे मिलने के लिए जाते हैं यहाँ पर जेल में, क्योंकि इनको बिलासपुर जेल में ही रखा जाता है। वो ये नेता रहते हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। इसी बीच जो है सिवरी नारायण में 16 अगस्त 1942 को झाड़ू राम यादव ने भी जो है जुलूस निकालते हैं, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सिवरी नारायण में दो नाम मिल रहे हैं, कपिलनाथ शर्मा और झाड़ू राम यादव, ये आपको याद रखना है। इसी बीच अकलतरा के आसपास क्षेत्र में भी छात्र आंदोलन होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दुर्ग में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को गारका पार, दुर्ग के अंतर्गत ये आता था, गारका पार में जो है एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा को संबोधित करते हैं केजूराम चंद्राकर, ठीक है। केजूराम चंद्राकर इस सभा को संबोधित करते हैं, वहां भाषण देते हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इसी दिन बेमेतरा में विश्वनाथ यादव तामस्कर भी भाषण देते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी वी तामस्कर बेमेतरा में और जो है गारका पार में केजूराम चंद्राकर जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो 14 अगस्त 1942 को जो दुर्ग के जितने भी युवा नेता रहते हैं वो क्या करते हैं, लेटर बॉक्स को उखाड़ते हैं और लेटर बॉक्स को उखाड़ कर जो है वो शिवनाथ नदी में फेंक देते हैं, ठीक है। तो 14 अगस्त 1942 लेटर बॉक्स उखाड़ा गया और शिवनाथ नदी में फेंका गया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रघुनंदन सिंगरौल ने ही निभाई थी। अगला देखते हैं 21 अगस्त 1942 को टेलीफोन की तारें काटी गई दुर्ग में। 21 अगस्त 1942 टेलीफोन की तारें काटी गई दुर्ग में, जिसमें दो लोगों का नाम महत्वपूर्ण है, रघुनंदन सिंगरौल और उनके दोस्त मोतीलाल श्रीवास्तव। तो रघुनंदन सिंगरौल और मोतीलाल श्रीवास्तव जो है वो दुर्ग में टेलीफोन की तारें काटते हैं 21 अगस्त 1942 को। अगला देखते हैं, अब यहाँ पर रघुनंदन सिंगरौल अपने दोस्तों को बताते हैं कि उनके पास बहुत सी बंदूकें पड़ी है, बहुत से बारूद पड़े हुए हैं। तो वो जो है वो एक प्लान बनाते हैं कि उनको जिला कचहरी के एक हिस्से में आग लगाना है, ठीक है, जहां पर क्रांतिकारियों का जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके दस्तावेज वहां पर रखे हुए हैं। तो उस हिस्से में आग लगाना चाहते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि हम वहां पर आग लगाएंगे, क्लियर है। तो वहां पर जो है वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्लान ये रहता है कि वो कपड़े में जो है मिट्टी तेल डालकर उसको जलाकर जो है कचहरी की खिड़की के थ्रू जो है वो अंदर फेंकेंगे। तो ये प्लान बनाया जाता है कि ये योजना बनाई जाती है 28 अगस्त 1942 को कि हम जिला कचहरी में आग लगाएंगे। तो 3 लोग जो है मुख्य रूप से तैयार होते हैं, रघुनंदन सिंगरौल, मोतीलाल श्रीवास्तव, मनोहर दास पनका। ये 3 लोग तैयार होते हैं कि वो जिला कचहरी में आग लगाएंगे। रघुनंदन सिंगरौल, मोतीलाल श्रीवास्तव, मनोहर दास पनका की, और ये डेट डिसाइड करते हैं कि 28 अगस्त 1942 को ही लगाएंगे। लेकिन क्या होता है, जिस दिन ये डेट डिसाइड होती है उस दिन मोतीलाल श्रीवास्तव, मनोहर दास पनका नहीं आ पाते। इसी के लिए जो है अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है योजना को, और 29 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल, मोतीलाल श्रीवास्तव और मनोहर दास पनका जो रहते हैं जिला कचहरी में जो है वो आग लगा देते हैं। अब क्योंकि किसी को शक ना हो, इसी के लिए मोतीलाल श्रीवास्तव, मनोहर दास पनका जो है वो अपने घर चले जाते हैं
और रघुनंदन सिंह रॉय जो रहते हैं वो दुर्ग में स्थित सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है सिनेमा की टिकट लेते हैं वो, तो उनके लिए एक प्रूफ बन गया कि जब पुलिस पकड़ने आएगी तो वो बोलेंगे सिनेमा हॉल में, जो सिनेमा हॉल में लोग मौजूद हैं वो भी उनको देखेंगे, ठीक है, तो वो भी सबूत बन गया कि वो उस समय यहाँ पर मौजूद थे। तो जब ये सिनेमा हॉल में जाते हैं तो इनका ध्यान यही रहता है कि अभी तक हो हल्ला कैसे नहीं मचा है, जिला कचहरी में आग कैसे नहीं लगी है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद हो हल्ला मचने लगता है और आग लग गई है ये पता चलता है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद रघुनंदन सिंह रॉय जो है एक शो देखने के बाद दोबारा उसी शो की टिकट लेते हैं, मतलब अगला शो जो होने वाला रहता है उसकी टिकट लेते हैं और पूरा रात वहीं पर बैठे रहते हैं और रात को लगभग 1:30 से 2 बजे जो है वो अपने घर को लौटते हैं, ठीक है। तो अगले दिन जो है पुलिस जो है शक के आधार पर रघुनंदन सिंह रॉय को गिरफ्तार करती है और रघुनंदन सिंह रॉय जब वहां जाते हैं उनको पुलिस थाने लेकर जा रहे थे, उनको बहुत मारा जाता है, लेकिन वो कभी भी अपना मतलब वो ये मानते ही नहीं कि वो जिला कचहरी में आग लगाए हैं, क्योंकि जब वो जिला कचहरी में आग लगाने जा रहे थे तो उनके जो 3 दोस्त थे रघुनंदन सिंह रॉय, मोतीलाल श्रीवास्तव, मनोहर दास पंका, ये तीनों ने अपने खून से जो है प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी का भी नाम, एक दूसरे का नाम किसी को नहीं बताएंगे और शिव मंदिर में जाकर उन्होंने अपना खून चढ़ाकर ये प्रतिज्ञा लेकर ही ये काम करने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रघुनंदन सिंह रॉय को बहुत मारा जाता है, ठीक है, लेकिन रघुनंदन सिंह रॉय बोलते हैं वो नहीं गए थे वहां पर, वो तो सिनेमा देख रहे थे। तब उनसे पुलिस जो है वो प्रूफ मांगती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप सिनेमा देखने गए थे, तो वो अपनी टिकट दिखाते हैं कि ये देखिए मैं सिनेमा देखने गया था, लेकिन पुलिस जो बोलती है ये तो आप ऐसे ही लेके वहां पर भी जा सकते हैं, भली अंदर ना गया हो। तो फिर वहां पे बोलते हैं कि इन व्यक्तियों ने मेरे को देखा था। तब वहां पर जो है एक महिला आती है कमला नाम की, जो उस सिनेमा हॉल में काम करते रहती है, वो कमला महिला जो आती है वो गवाही देती है कि ये उनको वो जो है रघुनंदन सिंह रॉय को वो सिनेमा हॉल में देखी थी, वो इतने समय से लेकर इतने समय तक सिनेमा हॉल में ही बैठे थे। तो पुलिस रघुनंदन सिंह रॉय को छोड़ देती है और कमला को पकड़ के फिर मारती है, ठीक है, कि वो गवाही क्यों दे रही है। तो उसके बाद रघुनंदन सिंह रॉय जो है वो छूट जाते हैं, फिर अगले दिन जो है उनको सुबेरे पकड़ के ले जाया जाता है, फिर मारा जाता है, ऐसे 3-4 दिन लगातार यही चलता रहता है, उनको पकड़ते हैं फिर मारते हैं फिर रात को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता है 5 सितंबर 1942। 5 सितंबर 1942 को जो है रघुनंदन सिंह रॉय के घर के सामने जो है दुर्ग नगर पालिका परिषद का भवन रहता है। रघुनंदन सिंह रॉय 5 सितंबर 1942 को नगर पालिका परिषद भवन में आग लगा देते हैं, जिसमें रघुनंदन सिंह रॉय और जसवंत ठाकुर जो उनके दोस्त रहते हैं वो प्रमुख रहते हैं। ये दोनों मिलकर नगर पालिका परिषद में आग लगाते हैं, रघुनंदन सिंह रॉय और जसवंत ठाकुर। अब इनको फिर से पुलिस गिरफ्तार करती, शक के आधार पर फिर मारती है, फिर यही सब जो पहले चल रहा था ये किसी का नाम नहीं बताते। तब एक सीआईडी ऑफिसर रहते हैं जिनका नाम रहता है नरेंद्र सिन्हा, इनका नाम हमने उसमें भी पढ़ा था रायपुर षड्यंत्र केस वाले में। तो नरेंद्र सिन्हा जो रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर उनको मार मार के पूछने की कोशिश करते, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। तब यहाँ पर जो है एक तरकीब निकाली जाती है, वो है 12 सितंबर 1942। 12 सितंबर 1942 की एक तरकीब निकाली जाती है कि जितने भी क्रांतिकारियों को जो दुर्ग जिले से गिरफ्तार थे सबको पुलिस क्या करती थी कि पकड़ती थी, दोनों हाथ पैर बांधती थी और उनके मुंह पे जो है शराब डालती थी, ठीक है, जबरन उनके मुंह में शराब डाला जाता था क्योंकि वो नशे में सच बोल दें। तो रघुनंदन सिंह रॉय देखते रहते, उनके पहले 4 से 5 लोग गए रहते हैं वहां पर जिनके मुंह में जबरन शराब भरा जा रहा था और सही बुलवाने की कोशिश की जाती। तब रघुनंदन सिंह रॉय का नंबर आता है और वो वहां पर पहुंचते देखते हैं, जैसे ही उनको पकड़ने वाले रहते हैं वो कूद कर जो है सीधा नरेंद्र सिन्हा के वो पकड़ लेते हैं और उनके गले में यहाँ पर चाक मार देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब दांतों से पूरा यहाँ पे छील देते हैं। जिसके बाद जो है जो नरेंद्र सिन्हा रहता है वो तुरंत वहां पर बेहोश हो जाते हैं। पुलिस वाले उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, रघुनंदन सिंह रॉय को अगर सही समय में नहीं पकड़ते तो नरेंद्र सिन्हा यहीं पे मर भी जाते, क्योंकि उनके द्वारा जो है रघुनंदन सिंह रॉय उनके यहाँ पर पूरा नस को दबा दिए रहते हैं अपने मुंह से। तो यहाँ पर जो है 12 सितंबर की बात होती है, फिर वहीं पर जो शराब पिलाने वाली घटना वो रोक दिया जाता है और इनको जो है फिर यहाँ पर 14 सितंबर 1942 में रघुनंदन सिंह रॉय को जेल भेज दिया जाता है। तो इनको जो है रायपुर जेल में भेज दिया जाता है, जहां से वो 18 अक्टूबर 1943 को रिहा होते हैं। क्लियर है? अब इनको जेल में बहुत मारा भी जाता है रघुनंदन सिंह रॉय को, लेकिन ये तब भी कोई भी गवाही इनकी नहीं हो पाती, ठीक है। ये कभी भी अपने जो भी उन्होंने बातें की है या जो भी घटनाएं को अंजाम दिया वो कभी उसका पर्दाफाश नहीं करते।
अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े हमने, उसमें कुछ महिलाओं ने भी योगदान दिए, तो हम केवल महिलाओं के नाम देख लेते हैं, क्योंकि समय समय पर महिलाओं के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, खादी वस्त्रों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था इस आंदोलन में भी। तो रायपुर में मुख्य रूप से जो महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उनके नाम देख लेते हैं। डॉक्टर राधाबाई जो है इस समय जो है जो यहाँ पर जैसे कि जेल भी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी, सविनय के दौरान भी गई थी, इसमें भी गई थी। दूसरा नाम है राजकुंवर बाई बघेल। राजकुंवर बाई बघेल जो है वो खूबचंद बघेल जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी वाइफ थी राजकुंवर बाई बघेल। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में गई है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की जो वाइफ थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में गई थी, तो वो यही थी खूबचंद बघेल की वाइफ राजकुंवर बाई बघेल। मोची बाई श्रीवास्तव, रुक्मणी बाई, नोटरी बाई और भागीरथी बाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है भागीरथी बाई जो थी वो भूमिगत होकर आंदोलन को सक्रिय कर रही थी, यानी ये सामने आकर कभी भी आंदोलन को लीड नहीं की, ये छुप के जो है वो आंदोलन को नेतृत्व करती थी भूमिगत रहकर। ठीक है, तो ये जो कुछ नाम है राधाबाई, राजकुंवर बाई बघेल, मोची बाई श्रीवास्तव, रुक्मणी बाई, नोटरी बाई, भागीरथी बाई। तो यहाँ पर जो है महिलाएं हैं जो 5 महीने बताओगे, जो ये मुख्य रूप से भागीरथी बाई जो 6वीं महिला, ये तो भूमिगत थी, लेकिन जो बाकी 5 महिला सबको गिरफ्तार किया गया था। किसी को 5 महीने की सजा, किसी को 6, किसी को 8, इस तरीके से सजाएं हुई थी उनको। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं रियासतों में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन कौन सी रियासत में क्या क्या भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ प्रतिक्रिया हुआ। पहला देखते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में जो प्रतिक्रिया हुई थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था किशोरी मोहन त्रिपाठी। किशोरी मोहन त्रिपाठी जो रहते हैं वो रायगढ़ के टाउन हॉल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किशोरी मोहन त्रिपाठी जो है वो टाउन हॉल में झंडा फहराते हैं। सेकंड है राजनांदगांव रियासत। राजनांदगांव रियासत में सभी शीर्ष देखिए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी भी जितने भी शीर्ष नेता थे सब गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उन शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रायगढ़ जो राजनांदगांव है वहां पर जो है उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है। तो जो गिरफ्तारी का विरोध करते हैं उसमें प्रमुख नाम है चंद्रशेखर तिवारी, छोटेलाल तिवारी। ये चंद्रशेखर तिवारी और छोटेलाल तिवारी को पुलिस द्वारा पकड़ के बहुत मारा जाता है जब ये विरोध प्रदर्शन करते हैं इनकी गिरफ्तारी का। अगला देखते हैं छुई खदान। छुई खदान में जो है समारू राम महोबिया और गोवर्धन राम, समारू राम महोबिया और गोवर्धन राम जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस निकालते हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और आखिरी है खैरागढ़ रियासत। खैरागढ़ रियासत में गुलाब चंद डाकलिया, नत्थू बड़ई और विजय लाल। गुलाब चंद डाकलिया, नत्थू बड़ई और विजय लाल जो रहते हैं वो खैरागढ़ के जो मुख्यालय रहता है वहां पर झंडा फहराते हैं, जिसके बाद जो है नत्थू बड़ई और विजय लाल को बंदी गृह में डाल दिया जाता है खैरागढ़ रियासत के। और जो खैरागढ़ के मुख्यालय में झंडा फहराया रहता है वो खैरागढ़ रियासत के राजा उस झंडा को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ, आपको डायरेक्ट जो है मैचिंग पूछा जा सकता है। रायगढ़ किशोरी मोहन त्रिपाठी रियासत में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये 4 रियासत दे देंगे और चारों तरफ नेता, एक में किशोरी मोहन त्रिपाठी, चंद्रशेखर तिवारी, समारू राम महोबिया और नत्थू बड़ई, ऐसे 4 नाम दे दिए और आपको रियासतों के हिसाब से मैचिंग करने बोल देगा कि इन रियासतों में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने प्रमुख नेता थे जो गिरफ्तार हुए थे, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदी लाल, ये सब नेताओं को जो है गिरफ्तार करके रखा गया था वेल्लोर जेल में। वेल्लोर जेल जो है वो तमिलनाडु में है। वेल्लोर जेल में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, जहां से ये जो है 1945 में रिहा हुए थे। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, वेल्लोर जेल में इनको रखा गया था। जितने शीर्ष नेता थे, रविशंकर शुक्ल हो गए, ठीक है, अपने यहाँ पर जो जैसे ठाकुर छेदीलाल हो गए, घनश्याम सिंह गुप्त हो गए, जितने भी शीर्ष नेता थे सबको वेल्लोर जेल में रखा गया था। मध्य प्रांत के जितने शीर्ष नेता थे इनको दूर रखने का कारण ही यही था कि ये जो है अगर आसपास के जेल में रहेंगे तो वहां पे क्रांतिकारी आंदोलन जो है भड़क उठता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई शीर्ष नेता अपने, जैसे मान लेते हैं रविशंकर शुक्ल को रायपुर में ही रखते, तो जो रायपुर की जनता है वो देख रही है कि उनको वहां पर ही रखा गया है, तो जैसे जेल तोड़ने की घटना होती है ये सब वहां पर और बढ़ती। इसी के लिए सभी प्रमुख नेताओं को दूर रखा गया था, तो वो वेल्लोर जेल में तमिलनाडु 1945
1945 तक 1945 तक रखा गया था, 1945 में रिहा हुए थे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आज की क्लास हम खत्म करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या क्या घटनाएं हो रही है। गांधी जयंती आएगा, गांधी जयंती सप्ताह मनाएंगे, दुर्ग में राष्ट्रीय सप्ताह मनाएंगे, फिर अलग अलग तहसीलों में कुछ कुछ जो है सत्याग्रह किया जाएगा। वो सब पार्ट जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अगली क्लास में हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से लेकर स्वतंत्रता तक के पूरे पार्ट को कवर कर लेंगे। तो वहां पर हमारा आधुनिक भारत, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट होगा। जैसे कि कुछ रियासतें वाला हमारा पार्ट बचा है और बीच में जो है किसान आंदोलन कुछ कुछ रियासतों में थे, वो भी पार्ट हम देख लेंगे, और मजदूर आंदोलन जो है वो भी पार्ट हम देख लेंगे। तो फिर हमारा जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास हम ऐसे तरीके से प्लान करेंगे कि उसमें हम जितने भी पत्रिकाएं हैं जो विभिन्न आंदोलन के दौरान हुई है या जो विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी गई है, उनको भी हम एक क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि अगर पेपर में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है तो हम वो भी देख ले। फिर हम जो है चालू करेंगे हमारा जो एंशिएंट सीजी का हिस्ट्री है, वहां से चालू करते हुए हम जो है कलचुरी तक पूरा करेंगे। बीच में काकती और आदिवासी आंदोलन भी उसी समय कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।